हमारे साथ लखनऊ से एक छात्र जुड़ गए हैं, प्रिंस, जो कि हाल ही में यूक्रेन से लौटे हैं। प्रिंस, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब भारत लौटकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, हेलो सर, हेलो मैम। एक्चुअली मैं मुझे भारत पहुंच के मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे जी। मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हमारी जो स्ट्रेस था वहाँ पे वॉर सिचुएशन में, उससे मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ। जी अब मैं काफ़ी अच्छा बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। प्रिंस, जब आप वहां से निकले उस वक्त वहां पर किस तरह के हालात थे? एक्चुअली जब मैं निकला हूँ तो मैं वेस्टर्न एरिया में रहता था जी। कि टर्नोपिल का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं जो वॉर है वो ईस्टर्न एरिया में मेनली है, लेकिन वॉर का इफेक्ट पूरे कंट्री पे पड़ता है, वी नो। तो जी। वहाँ से कहीं से हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे। हमारे बार बार सायरन बजते थे तो हम बंकर में चले जाते थे। जी सो हालात काफ़ी कह सकते हैं डरावने किस्म के थे वहाँ पे। प्रिंस, और वहाँ लेकिन से निकल हाँ जी, बताइए। जी, जी। तो लेकिन वो हाँ। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे हमारे लिए कि जी। जैसे-जैसे सिचुएशन खराब होती जा रही थी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी, वो धीरे-धीरे हालात हमारे लिए खराब हो रहे थे वहाँ पे। जी प्रिंस, तो जब युद्ध शुरू होने से पहले भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप वतन वापस लौट जाएं, तो तब आप वापस क्यों नहीं लौटे? देखिए, हमारे पास 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी जी। हमारी ऑनलाइन नहीं हो रही थी। अब अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं होगी, सो हम क्लासेस नहीं छोड़ सकते हैं। हम क्लासेस अब क्योंकि एज़ जो हमारा प्रोफ़ेशन है वो एज़ अ डॉक्टर है, तो हम क्लासेस नहीं छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है और चीज़ें सीखनी है हमें। अब क्लासेस हमारी ऑनलाइन नहीं होगी तो हम वो क्लासेस नहीं छोड़ सकते, तो हमें वापस जाके फिर से कवर करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये थी कि फ्लाइट्स बहुत कम थी। फ्लाइट्स जब एडवाइजरी थी तो उस टाइम पे सब फ्लाइट एक साथ बुक कर रहे थे, बुक नहीं हो पा रही थी हमारी फ्लाइट्स। ये रीजन थे हमारे पास कि हम उस टाइम पे नहीं आ पाए। जी प्रिंस, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब वहां पर हालात बिगड़ने शुरू हुए तो उसके बाद जो वहां पर भारतीय एम्बेसी है उसकी ओर से आपको किस तरह की मदद मिली, या भारतीय सरकार की ओर से आपको किस तरह की मदद मिल रही थी? जी। जब हालात हालात बिगड़ने लगे तो एम्बेसी ने बार-बार हमसे, हमारे जो यूनिवर्सिटी उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे बोला कि अब आप बच्चों के लिए कुछ करिए, कि ऑनलाइन करिए कि बच्चे वहाँ से निकल सकें। तो जब हालत ज़्यादा बिगड़ गया, जब युद्ध शुरू हो गया एक्चुअल में, कीव में बॉम्बार्डिंग वगैरह शुरू हो गई, तो उन्होंने, एम्बेसी ने हमारे लिए बस वगैरह करवाई कि आप एक काम करिए, आपके 4 बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, आप सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, बाकी हम पूरा देख लेंगे। तो हमारे जैसे-तैसे हमने करके हम बॉर्डर पहुँचे। उन्होंने बॉर्डर में वहाँ खड़े रहे। वहाँ की जो हमारी एक मैम थी एम्बेसी की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी एम्बेसी वहाँ से निकलने में। हमें थोड़ा टाइम लगा, पर हम जैसे ही वहाँ से निकले उन्होंने हमें बस में बैठाया, बस से हमें लेके गए, हमें शेल्टर प्रोवाइड करवाया, फूड प्रोवाइड किया, मेडिसिन प्रोवाइड करी हमारे लिए। हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आने तक हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ, एंड बहुत अच्छे से रहे हम लोग। जी प्रिंस, हालांकि वहां पर इस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए, लेकिन फिर भी आपके साथ के इस वक्त वहां पर कितने लोग और फंस रखे हैं? हमारे साथ के वहाँ पे कुछ मैक्सिमम लोग तो बच्चे आ ही चुके हैं मेरी यूनिवर्सिटी के। कुछ वहाँ पे हैं लाइक 50-60 स्टूडेंट्स मोर हैं मेरी यूनिवर्सिटी के हैं। 50-60 वो भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बैक टू बैक कांटेक्ट में लगे हुए हैं, उनसे कॉल करते हैं, बताते हैं ऐसी सिचुएशन ऐसी है। तुम लोग उनको बता रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना। तो बस उसी में वो लोग लगे हुए हैं। जी प्रिंस, जब वहां पे हालात बिगड़ने शुरू हुए तो क्या वहां पे आपको यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनकी तरफ से कोई मदद मिली, या जो वहां के लोकल नागरिक हैं उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिली थी? जी, जी, यूक्रेन के जो लोकल नागरिक हैं उनसे हमें ये मदद मिली। उन्होंने हमें, जैसे कि हमारे हर जगह बॉम्ब शेल्टर नहीं होते। मैं हॉस्टल का स्टूडेंट हूँ, तो एक हॉस्टल में करीबन 700 बच्चा रहता है, तो बॉम्ब शेल्टर में नहीं रह सकता। उन्होंने हमें बॉम्ब शेल्टर की जगह बताई कि आप यहाँ आके छुप सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। फूड की बताई कि अगर आप फूड स्कार्सिटी हो जाए, कुछ है, तो आप यहाँ से फूड प्रोवाइड हो सकता है। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करी, जो लोकल लोग थे वहाँ के। जी प्रिंस, अब जिस तरीके से हालात बिगड़े तो जो है स्टोर्स बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, सब जगह जो है चीजें बंद हो गई थी। ऐसे में जो आपकी बेसिक नीड है, सबसे बेसिक नीड होती है फूड, तो वो आपको किस तरीके से, मतलब आपने वो सारी चीजें जो है अरेंज करी, फूड और जो पैसे, जो मेन चीजें होती हैं? फूड कैसा था? फूड जिस दिन हमारा कीव में वॉर स्टार्ट हुआ, तो हम लोग को पहले बता दिया कि आप एक एटलीस्ट 5 to 6 डेज का फूड लेके आप रख लीजिए। तो हम वहाँ गए, मॉल में भीड़ थी, लेकिन 2-3-4 घंटे में अपने लिए एक हफ्ते का फूड रख लिया, और मेडिसिन खरीद के रख ली कि एक हफ्ते का रख लें। ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि दूसरों को भी ज़रूरत है। एंड उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लोग थे उन्होंने भी हमसे कॉन्टेक्ट किया कि अगर आप कोई भी चीज़ की नीड होती है, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो, शेल्टर हो, एनीथिंग, सो आप हमें बताएं। तो इस तरह से हमने जिस तरह से मैनेज किया वहाँ पे। समहाउ लाइक डर था, डर लगता था कि कहीं भी सायरन बजते थे, कहीं बॉम्ब ना गिर जाए, मिसाइल ना हम पे गिर जाए, लेकिन फिर भी हमने जिस तरह से मैनेज किया वहाँ पे, और वहाँ के लोगों ने हमसे मैनेज करवाया, हेल्प करवाई, हमारी करी हमारी। और पैसे के लिए ऐसा था कि वहाँ पे जब ये बम्बार्डिंग शुरू हुई तो हमारा वहाँ का जो मेन करेंसी है, जिसे ग्रेविन्स बोलते हैं, ग्रेविनिया बोलते हैं, तो वो जी। उनको ब्लॉक कर दिया गया, और पैसे हमारे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे।
तो हमारे वहाँ के लोकल लोग हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की एक टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने अपना पैसा हमें दिया कि आप ये ले रख लो। मैंने उनसे बोला भाई कि आप कैसे यूज करोगे, तो शी सेड कि नहीं, आपको जरूरत ज्यादा है। तो जी उनसे हमें मदद मिली, उन्होंने पैसा प्रोवाइड कर पाया। जी प्रिंस, ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस किस तरह से जो है भारत लौटे, क्योंकि वहां से बॉर्डर तक पहुंचने में आपको किस तरह की मदद मिली और आप कैसे फिर भारत पहुंचे। जी। तो मैं एक्चुअली रोमानिया बॉर्डर से एंट्री ली थी मैंने। तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से बस की थी, मैं बस हुई थी हमारे लिए, बस से हम रोमानिया बॉर्डर हुई 20 किलोमीटर, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। तो 20 किलोमीटर से हमें 20-15 किलोमीटर पहले छोड़ा गया वहाँ पे, हम पैदल आए वहाँ पे रोमानियन बॉर्डर पे। तो वो बॉर्डर ऑलमोस्ट बंद था क्योंकि भीड़ बहुत थी। सो भीड़ बढ़ती चली गई। पहले वहाँ पे कुछ 1000 स्टूडेंट थे, फिर 2000, एंड रात होते होते मैं शाम को पहुंचा था, रात होते होते बच्चे बढ़ते गए, 5,000 हो गए। और वहाँ पे एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि एक बच्चा निकल रहा था, फिर 10-15-20 मिनट दूसरा निकल रहा था, कभी एक भी नहीं निकल रहे थे, बंद पड़ा था। सो हमें ठंड लग रही थी, हमारे पास फूड नहीं था, कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, देखा सिचुएशन ज़्यादा खराब हो रही है, बच्चों का फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप लगाए, हमें फ्री में फूड प्रोवाइड करवाया। और मेन था कि वहाँ ठंड बहुत थी, ऊपर से जी ठंड बहुत ज़्यादा थी कि माइनस में टेम्परेचर था, हम लोग उसमें खड़े रहे, घंटों खड़े रहे। तो ये मेन प्रॉब्लम हमारी आई कि हम बस बॉर्डर क्रॉस करने, भीड़ बहुत थी, और बहुत बच्चे तो इवन सफोकेट हो रहे थे, कुछ बेहोश हो गए थे, उनको उनको मेडिसिन तुरंत देनी पड़े। वहाँ पे एम्बुलेंसेस थी, सब थी, लेकिन हमारा मेन जो दिक्कत थी वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की थी। ये काफ़ी टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, उसके बाद में दिक्कत नहीं हुई। जी प्रिंस, वैसे तो इस वक्त पूरे यूक्रेन में ही जो है हालात खराब है, लेकिन फिर भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस इलाके में आप रह रहे थे, जिस क्षेत्र में आप रह रहे थे, वहां पर किस तरह के हालात थे। वहाँ पे सिचुएशन खराब ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा था कि मे भी यहाँ पे वॉर हो सकता है, क्योंकि वो वेस्टर्न पार्ट था। तो वहाँ पे कभी भी वॉर हुआ नहीं। वहाँ पे एक्चुअली जो बॉर्डर्स थे वो क्लोज थे, तो मेन जो था ईस्टर्न पार्ट में वॉर था, हमारा वेस्टर्न पार्ट में नहीं था। सो तब भी फियर का माहौल था, पर इतना नहीं था जितना ईस्टर्न पार्ट में। तो वॉर शुरू हो चुका था, वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनसे बात उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत खराब है, खराब हालात हैं, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हो रही है। हमारे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, बस सायरन होते थे कि हाँ मे भी थ्रेट है, आप बंकर में चले जाओ। हम 2-4-5 घंटे बंकर्स में रुकते थे, फिर हम ऊपर आते थे अपने को सामान लेने, खाने पीने, फिर हम वापस चले आते अगर सायरन्स होते थे। तो डर था, पर इतना माहौल नहीं खराब था जितना ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा माहौल खराब था। जी प्रिंस, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस वक्त हर खबर के माध्यम से आपको हजारों छात्रों के परिजन भी देख रहे होंगे, तो उनको क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या एक आप अपील करना चाहेंगे। मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि सर, आपका बच्चा आप तक पहुंच जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जान लगा रही है। इतनी इतनी कोशिश करते, इतनी जान लगाते मैंने शायद हिस्ट्री में कभी नहीं देखा किसी भी गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। आप जी बस संयम रखें, संयम नहीं छोड़ें, आपका बच्चा आप तक सेफ पहुंच जाएगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी आप अपने बच्चे को वहां भेजा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, उसने वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, वो लेके आएगी। आप बस संयम रखें, आपका बच्चा आप तक ठीक सही सलामत पहुंचेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने